Hi everyone, this is your instructor Alina Sheikh and here we're starting with 7.4, that is standard methods of solution. So standard methods of solution, what does the word methods mean in this context? So यहाँ पर अगर हम method की बात करें, so method, let me just write it over here. Method क्या है? Method, it is basically a line of code that we write टू डू सम स्पेसिफिक टास्क। तो यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास मेथड का मतलब है अ लाइन ऑफ कोड दैट वी राइट टू डू सम स्पेसिफिक टास्क। कोई काम करने के लिए जब हम एक लाइन ऑफ कोड लिखते हैं और वो एक स्पेसिफिक टास्क होता है, उसको करने के लिए जो हम लाइन ऑफ कोड लिखते हैं उसको हम कहते हैं मेथड। लेकिन मेथड की खास बात यह है कि यू कैन रीयूज इट। एक लाइन ऑफ कोड अगर आपने लिखा किसी एक चीज के लिए, यू कैन रीयूज इट अगेन एंड अगेन। सो फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्लास है, उसके अंदर 45 स्टूडेंट्स हैं, सो उसके लिए अगर मुझे 45 स्टूडेंट्स की मार्क्स आए हैं एंड आई नीड टू कैलकुलेट द परसेंटेज जो हर बच्चे की अलग अलग है। सो मुझे 45 स्टूडेंट्स हैं और उनकी मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। सो व्हाट विल आई डू? क्या मैं हर बच्चे के लिए अलग अलग लाइन ऑफ कोड लिखूंगी? सो वो दैट विल बी वेरी टेरियस एंड बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। बट एक बेटर अप्रोच ये होगी कि हम मेथड, स्टैंडर्ड मेथड लिखें। मतलब कि हम एक लाइन ऑफ कोड लिखें जिसके थ्रू हम परसेंटेज निकाल सकें और वो एक ही लाइन ऑफ कोड मैं 45 स्टूडेंट्स के लिए यूज करूं। सो इसको हम कहते हैं बेसिकली हम मेथड, जिसको हमने बार बार रीयूज किया। अब मैंने एक लाइन ऑफ कोड लिखा टू कैलकुलेट द परसेंटेज, अब मैं वही एक लाइन ऑफ कोड है, वही लाइन ऑफ कोड है जो मैं 45 स्टूडेंट्स के लिए यूज करूंगी। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 45 डिफरेंट मेथड्स, 45 डिफरेंट लाइक कोड्स, मैं सिर्फ एक कोड लिखूंगी एंड आई विल यूज इट फॉर 45 स्टूडेंट्स। सो इसका मतलब है इट इज अ मेथड, यू कैन रीयूज इट। So standard methods of solution. The ability to repeat existing methods is very important in the design of algorithms. मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी like एक set of program है, set of code है, उसको बार बार repeat करने की जरूरत पड़ सकती है किसी भी program में, किसी भी algorithm में। So standard method of solution हमारी बहुत help करते हैं इस मामले में। When an algorithm is turned into a program, the same methods may be repeated thousands of times. You need to be able to use and understand these standard methods used in algorithms. कौन से हैं जो नॉर्मली हमारे पास यूज होते हैं, बहुत ज्यादा जो यूज होते हैं, दैट आर टोटलिंग, काउंटिंग, फाइंडिंग मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज। एवरेज को हम मीन भी कहते हैं। सो सर्चिंग यूजिंग अ लीनियर सर्च, सॉर्टिंग यूजिंग अ बबल सॉर्ट। तो ये जो है हमारे पास स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सोल्यूशन हमारी सिलेबस में इतने हैं और ये बार बार यूज होते हैं इन अ प्रोग्राम, इस वजह से हम नॉर्मली ये वाले यूज कर रहे हैं। All standard methods of solution are shown as pseudocode algorithms and will be used to practice programming in the next chapter. So अगर algorithm पे अच्छी grip होगी तो programming भी बहुत आराम से समझ आ जाएगी। अब हम आते हैं टोटलिंग पे। टोटलिंग का मतलब क्या होता है? टोटलिंग मीन्स कीपिंग अ टोटल दैट वैल्यूज आर एडेड टू। जो भी वैल्यूज मैं ऐड कर रही हूँ उनको ऐड करना, मतलब जो भी वैल्यूज मैंने पुट इन की, सो उन सबको ऐड करना, उन सबका सम निकालना इज कॉल्ड टोटलिंग। फॉर एग्जाम्पल, कीपिंग अ रनिंग टोटल ऑफ द मार्क्स अवॉर्डेड टू ईच स्टूडेंट इन द क्लास। अभी इसको देखते हैं हम इस प्रोग्राम को। तो फॉर एग्जाम्पल जिस तरह उन्होंने एग्जाम्पल लिखी है उसका हम यहाँ पे पूरा कोड भी लिख कर दिया है। सो टोटलिंग क्या होता है? टोटलिंग का मतलब है टू टोटल या टू सम द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स। मेरे पास एक गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स है, उसको टोटल करना या उसका सम निकालना, उसको हम कहते हैं टोटलिंग। टोटल का मतलब सम करना। ओके, सो टोटलिंग हमारे पास आ गई। फॉर एग्जाम्पल, कीपिंग अ रनिंग टोटल ऑफ द मार्क्स अवॉर्डेड टू ईच स्टूडेंट इन क्लास। एक क्लास है, उसके अंदर हर स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं बस उनको ऐड करना है, तो वो टोटलिंग की एग्जाम्पल है। यहाँ पे सबसे पहले टोटल इज अ वेरिएबल, उसको मैंने इनिशियलाइज किया है 0, यानी टोटल की वैल्यू सबसे पहले क्या है? 0 है। फॉर का लूप चलाया, काउंटर 1 टू क्लास साइज। सो अगर हम इस प्रोग्राम को, इस सूडो कोड को सही से कंप्लीट करें तो मैं आउटपुट लिखूंगी। सबसे पहले यूजर के पास क्या जाएगा? आउटपुट, एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। सबसे पहले यूजर से ये पूछा जाएगा, एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। फिर इनपुट कराऊंगी क्या चीज मैं? क्लास साइज। जो वेरिएबल लूंगी ना,
वो मेरे पास है इनपुट क्लास साइज। तो मैंने क्या करा है, आउटपुट एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, और इनपुट क्या है, क्लास साइज। अब जो भी, अगर मैंने 10 डाला क्लास साइज, तो मेरे पास काउंटर 1 टू क्लास साइज चलेगा। जो भी क्लास साइज की वैल्यू होगी, इफ इट इज 10, तो वो 1 से लेकर 10 तक चलेगा। अब टोटल की वैल्यू इनिशियली क्या थी, दैट वाज 0। अब टोटल के अंदर टोटल प्लस स्टूडेंट मार्क काउंटर आ रहा है। यहाँ पे एरे की बात आती है। एरे एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम लोग डाटा को स्टोर कर सकते हैं ऑफ द सेम टाइप। अब स्टूडेंट मार्क है तो उसमें सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे हमारे पास। तो काउंटर, काउंटर क्या है, उस एरे में इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब पोजीशन ऑफ दैट नंबर। तो एक स्टूडेंट मार्क है मेरे पास एरे, लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर। एक स्टूडेंट मार्क मेरे पास एरे है, स्टूडेंट मार्क आई हैव दिस एरे। अब ये एक एरे है, इसके अंदर मेरे पास बहुत सारे मार्क्स लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल 15 है, 45 है, 20 है, 9 है। अब ये मेरे पास जो मार्क्स लिखे हैं, इनकी पोजीशन क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। सो ये स्टूडेंट मार्क इज द नेम ऑफ द एरे, और जो पोजीशन है ना, वो हमारे पास काउंटर है। जैसे अगर 1 है, तो वो काउंटर 1 में क्या चीज स्टोर है, दैट इज 15। तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस स्टूडेंट मार्क काउंटर। काउंटर इज द इंडेक्स, द पोजीशन इन द एरे। सो स्टूडेंट मार्क इज द नेम ऑफ द एरे। नेक्स्ट काउंटर, तो नेक्स्ट काउंटर का मतलब है कि अब दूसरे पे जाएंगे, दैट इज 45। अब एक दफा हम इसको करके भी देखते हैं ताकि आपको इसको सही से समझ आ जाए। सबसे पहले मेरे पास आउटपुट है, एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, इनपुट क्लास साइज। आपके पास फॉर एग्जांपल अगर मैं ये प्रोग्राम बनाऊंगी, तो सामने आपके पास कंप्यूटर प्रिंट करेगा एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्लास साइज यानी कि 4 इनपुट कराया, इनपुट क्लास साइज यानी जितने 4 स्टूडेंट्स, तो मेरे पास क्लास साइज के अंदर एक वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 4। टोटल की वैल्यू वाज इनिशियली 0, इनिशियलाइज किया टोटल को विद 0। फॉर का लूप चलाया, काउंटर है, काउंटर इज अ वेरिएबल, और 1 टू क्लास साइज, क्लास साइज मैंने क्या इनपुट कराया, दैट इज 4। अब काउंटर 1 की जगह 1 से लेकर 4 तक चलेगा। टोटल, टोटल के अंदर वैल्यू क्या थी, 0। अब शुरुआत में टोटल की वैल्यू है 0। 0 प्लस स्टूडेंट मार्क काउंटर। सबसे पहले काउंटर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। तो स्टूडेंट मार्क 1 है, स्टूडेंट मार्क 1, स्टूडेंट मार्क इज द नेम ऑफ द एरे, 1 इज द पोजीशन। तो क्या है यहाँ पर, दैट इज 15। तो हमारे पास 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 15, मतलब टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस स्टूडेंट मार्क काउंटर। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 15। 0 प्लस 15 इज 15। अब टोटल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है, दैट इज 15। टोटल के अंदर मेरे पास वैल्यू है, दैट इज 15। अब नेक्स्ट काउंटर है, नेक्स्ट काउंटर क्या है, नेक्स्ट काउंटर इज 2। टोटल की वैल्यू 15, नेक्स्ट काउंटर है, काउंटर की वैल्यू पहले 1 थी, अब काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे जाएगा लूप, अंदर चलेगा, दैट इज टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस स्टूडेंट मार्क, काउंटर की वैल्यू 2 हो गई। टोटल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर थी, दैट वाज 15। सो लेट मी जस्ट मेक इट मोर क्लियर। काउंटर की वैल्यू हमारे पास टोटल के अंदर अब वैल्यू पहले स्टोर हो गई थी 15। ओके, अब काउंटर की वैल्यू जो है दैट इज 2, स्टूडेंट मार्क 2, काउंटर की जगह क्या है 2, और 2 जो प्लेस है, ये इंडेक्स है, यहाँ पर क्या स्टोर है, दैट इज 45। टोटल के अंदर दैट वाज इनिशियली 15। अब उसमें स्टूडेंट मार्क जो है 45, तो 15 में अब ऐड कर देगा 45, और फिर उस वैल्यू को स्टोर किया जाएगा। 15 में अगर हम 45 ऐड करें, दैट इज 50 एंड देन 60। तो अब हमारे पास टोटल के अंदर जो वैल्यू स्टोर हो गई है, वो है 60। नेक्स्ट काउंटर, अभी काउंटर की वैल्यू क्या थी, 2। नेक्स्ट काउंटर हुई तो काउंटर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 की जगह आ जाएगा 3। सो 2 की जगह आ जाएगा 3, एंड टोटल के अंदर ऑलरेडी स्टोर था हमारे पास 60। अब टोटल के अंदर वैल्यू क्या थी, 60 थी जब हम काउंटर 2 में थे। टोटल के अंदर हमारे पास 60 था। अब जो हमारे पास है वैल्यू, दैट इज ये प्लस, और स्टूडेंट मार्क जो 3 है इंडेक्स, वहां पे क्या है, दैट इज 20। तो 60 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 80। अब टोटल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो गई है, 80। नेक्स्ट काउंटर, काउंटर की वैल्यू क्या हो गई है हमारे पास अब, 4। काउंटर की वैल्यू अब मेरे पास हो गई है 4, एंड क्योंकि 1 से 4 तक चलना था, तो काउंटर की वैल्यू हो गई है 4। टोटल, टोटल के अंदर ऑलरेडी क्या स्टोर था, दैट वाज 80।
अब 80 में मैंने ऐड करना है स्टूडेंट मार्क काउंटर जो 4 है, 4 के अंदर क्या स्टोर है, दैट इज 9। और अब मेरे पास आ गया 89। नेक्स्ट काउंटर 4 था, 4 के बाद हो गया 5। तो अब ऊपर गया, उसने देखा 1 से लेकर 4 तक था, तो वो 5 को आगे कंटिन्यू नहीं करेगा, यहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा और मुझे आउटपुट देगा 49, सॉरी 89। तो मुझे आउटपुट अगर कराना है, हाउ डू वी आउटपुट इट, आउटपुट कैसे कराते हैं हम लोग, अगर मैं बोलूँ द टोटल मार्क्स आर, आई राइट कॉमा ओवर है एंड फिर मैं ये बंद कर दूंगी, ये मैंने बंद किया एंड देन आई राइट कॉमा, टोटल मार्क्स कितने हैं, दैट इज 89। अब जो 89 है वो किस में स्टोर्ड है, वेरिएबल टोटल में, तो जो भी आंसर आएगा वो मुझे टोटल में, जो भी आंसर होगा वो मुझे दे देगा इस तरह, द टोटल मार्क्स आर एंड देन टोटल, पहले हमारे पास कॉमा आएगा एंड देन अपॉस्ट्रोफी आएगी, तो टोटल मार्क्स आर और फिर ये मेरे पास आ गया टोटल। यहाँ पे अगर आप प्लस का साइन भी लगा दें तो दैट इज ऑल्सो वेल। सो टोटल मार्क्स आर, टोटल के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो 89 है, तो मुझे आंसर देगा द टोटल मार्क्स आर 89। इस तरह हमारा टोटलिंग वाला कंप्लीट हो गया। टोटलिंग में क्या किया इसने, हमने आउटपुट सबसे पहले करा, एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, इनपुट क्लास साइज, जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो वेरिएबल हो गए, वेरिएबल में चले गए, दैट इज क्लास साइज, टोटल को इनिशियलाइज कराया 0 से। फॉर काउंटर, फॉर लूप लिया हमने, काउंटर की वैल्यू क्या है, 1 टू क्लास साइज, जो भी क्लास साइज है वो हमारे पास उतनी दफा चलेगा ये। टोटल इज इक्वल टू टोटल बार काउंटर। अब एक एरे थी हमारे पास, उस एरे के अंदर ऑलरेडी डाटा स्टोर था, उसी को हमने ऐड कराना था, तो टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस स्टूडेंट मार्क काउंटर, स्टूडेंट मार्क इज द नेम ऑफ द एरे, काउंटर जो है पोजीशन है, इंडेक्स है इन द एरे, और फिर नेक्स्ट काउंटर। अब जो भी, जब मेरे पास 4 कंप्लीट हो गया, 4 दफा हो गया ये सब कुछ कंप्लीट, मतलब 4 स्टूडेंट्स थे और मुझे सबका ऐड हो गया, तो मैंने आउटपुट कराया, आउटपुट में टीवी आता है, टाइपो एरर, आउटपुट द टोटल मार्क्स आर, और फिर मैंने टोटल लिख दिया। सो दिस वाज द टोटलिंग। अब हम आते हैं काउंटिंग पे। तो काउंटिंग, कीपिंग अ काउंट ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स एन एक्शन इज परफॉर्म, मतलब कि जितनी दफा एक एक्शन हो रहा है उतनी दफा हमें काउंटिंग करनी है। सो काउंटिंग का मतलब एक काम जितनी दफा हो रहा है, कितनी दफा वो काम हो रहा है उसको हम कहते हैं काउंटिंग। Is an action is performed is another standard method. For example, counting the number of students that were awarded a pass mark. तो अक्सर ऐसा होता है स्कूल में जब शील्ड्स बनती हैं तो वो कहते हैं 80% और जो अबव वाले स्टूडेंट्स हैं उनको शील्ड दी जाएगी, तो वो काउंट करेंगे कि कितने बच्चों की 80% या उससे ज़्यादा ये ज़्यादा मार्क्स, ज़्यादा परसेंटेज आई है, उनको शील्ड देंगे। तो काउंटिंग इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास इस तरह यूज़ होता है। या फिर स्कूल में अगर बच्चे होते हैं, सो वी काउंट द नंबर ऑफ एब्सेंटीज, द नंबर ऑफ प्रेजेंट पीपल, तो जितने एब्सेंट हैं वो प्रेजेंट हैं उसको हम काउंट करते हैं। या फिर बहुत सारे इस तरह, जैसे पास्ड और फेल्ड है हमारे पास, उसको हम काउंट करते हैं। या फिर एक हॉस्पिटल में है, वहां पे हम क्योर्ड, और जो लोग क्योर हो चुके हैं उसको हम काउंट करेंगे। एंड या फिर बहुत सारे कहीं ऐसा ऐसा होता है वैक्सीनेट हुआ है नहीं हुआ है बच्चा, सो वैक्सीनेटेड पीपल, उनको हम काउंट कर रहे हैं। सो काउंटिंग का मतलब कीपिंग अ काउंट ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स एन एक्शन इज परफॉर्म। सो यहाँ पर हमारे पास जो एल्गोरिथम लिखा है, सूडो कोड लिखा है, इट इज फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, किनको काउंट करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको एक पास मार्क दिया गया था, यानी कि जो बच्चे पास हुए हैं वो काउंट करें। सबसे पहले जैसे हमने ऊपर टोटलिंग कर रहे थे तो हमने टोटल को 0 से इनिशियलाइज किया था, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है पास काउंट, हमने पास काउंट को 0 से इनिशियलाइज किया है। फॉर का लूप चलेगा, फॉर का लूप बहुत आसान होता है इसलिए अक्सर हम वो यूज करते हैं, बिकॉज उसमें हमें प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन ये सारी चीजें हमें लिखनी नहीं होती कि रिपीट दिस अनटिल दिस, या फिर वाइल दिस काउंटर इज लेस देन क्लास साइज, दिस लेस देन क्लास साइज डू दिस, मतलब कि उसमें थोड़ी सी हमें कंडीशंस लिखनी पड़ती हैं, थोड़ा सोचना पड़ता है। लेकिन फॉर का लूप बहुत आसान है, इसमें हम बता देते हैं कि 1 से 10 तक चलाओ, 1 से 10 टाइम्स तक ये काम करो, बस हम बता देते हैं वो चीज हो जाती है। और फॉर में ऑटो काउंटिंग होती है, हमें काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम वाइल लूप की बात करें या रिपीट अंटिल की बात करें, तो उसमें हमें हर जगह काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 करवाना पड़ता है ताकि नेक्स्ट काउंट पे, अगले काउंट पे हो जाए। सबसे पहले अब हम यहाँ पे काउंटिंग में क्या करें, पास काउंट को 0 से इनिशियलाइज किया, फॉर का लूप चलाया, काउंटर इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, और 1 टू क्लास साइज। यहाँ पर भी उसी तरह है कि आउटपुट, यानी कि सबसे पहले यूजर के पास आउटपुट जाएगा कि एंटर
एंटर क्लास साइज या फिर एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, वॉट एवर, कुछ भी उसके पास चला जाएगा यूजर के पास। एंड देन जब यूजर इनपुट करेगा, जो भी यूजर इनपुट करेगा वो एक वेरिएबल में जाएगा जिसको हम कहते हैं क्लास साइज। उसके बाद पास काउंट को हमने 0 से इनिशियलाइज कराया फॉर काउंटर 1 टू क्लास साइज। 1 टू क्लास साइज मतलब कि जितने भी स्टूडेंट्स इन द क्लास है, जो नंबर भी हमने इनपुट करा है। अब यहाँ पे हमने खुद इनपुट करा है, यहाँ पे कोई एरे नहीं है, ऊपर एरे थी, यहाँ से हमें पता चलता था ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है कि यहाँ पे एरे, बट यहाँ पे देर इज नो एरे, यहाँ पे हम खुद इनपुट करा रहे हैं। सो यहाँ पे क्या किया, इनपुट स्टूडेंट मार्क। इफ अब स्टूडेंट मार्क को इनपुट कराया, यानी कि यूजर के पास जो आउटपुट जाएगा, मतलब कि यूजर की स्क्रीन पर क्या जाएगा, दैट इज आउटपुट एंटर स्टूडेंट मार्क। एंटर स्टूडेंट मार्क, यूजर के पास सामने क्या जाएगा, दैट इज एंटर स्टूडेंट मार्क। यूजर की स्क्रीन पर जाएगा एंटर स्टूडेंट मार्क। अब जो भी यूजर ने इनपुट किया ना, वो एक वेरिएबल है जिसका नाम है स्टूडेंट मार्क, उसके अंदर चला गया। अब स्टूडेंट मार्क जो वेरिएबल है, जो भी वैल्यू यूजर ने एंटर की है, अगर वो ग्रेटर देन 50 है, देन पास काउंट इक्वल्स टू पास काउंट प्लस 1। पास काउंट की वैल्यू क्या थी, पहले 0 थी। सो पास काउंट इक्वल्स टू पास काउंट प्लस 1 का मतलब अब पास काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और नेक्स्ट काउंटर, और फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, काउंटर। यहाँ पे हमें काउंटर इक्वल्स टू काउंटर प्लस 1 की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये फॉर लूप है, और फॉर लूप में ऑटो काउंटिंग होती है, तो देर इज नो नीड के काउंटर इज इक्वल्स टू काउंटर प्लस 1 हो बाद में। सो यहाँ तक ये वाला है हमारे पास, सही। अब यहाँ पे इसको हम एक दफा करके देख लेते हैं, टेस्ट करते हैं कि हम इसे करेंगे कैसे। सो पास काउंट इक्वल्स टू 0, सबसे पहले फॉर काउंटर 1 टू क्लास साइज, आउटपुट एंटर क्लास साइज, इनपुट क्लास साइज। अब मैंने क्लास साइज इनपुट कराया, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लास साइज इनपुट कराया 3। लेट्स टेक अ स्मॉल नंबर ताकि हम उसे जल्दी जल्दी रैप अप करें और समझ भी आ जाए। मैंने क्लास साइज इनपुट कराया 3, पास काउंट की वैल्यू 0 है, फॉर काउंटर 1 टू क्लास साइज। जब मैंने क्लास साइज को इनपुट कराया 3, तो अब ये 1 2 3 तक चलेगा। फॉर काउंटर 1 2 3, क्लास साइज की जगह क्या आ गया, 3 आ गया। उसके बाद आउटपुट एंटर स्टूडेंट मार्क, मेरे पास आया पहली दफा आउटपुट एंटर स्टूडेंट, मतलब मेरे पास आया एंटर स्टूडेंट मार्क। इनपुट किया स्टूडेंट मार्क, अब मैंने अगर इनपुट किया स्टूडेंट मार्क, वो क्या है, दैट इज 20। मैंने अब क्या इनपुट करा दिया, 20। स्टूडेंट मार्क की जगह मैंने इनपुट किया 20। तो क्या स्टूडेंट मार्क जो मैंने इनपुट कराया वो चला गया वेरिएबल स्टूडेंट मार्क में। वेरिएबल क्या होता है, इट इज अ कंटेनर फॉर होल्डिंग द वैल्यूज, और वेरिएबल जो है वो चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे मैंने 20 डाला, अगली बारी में मैं स्टूडेंट मार्क पे 40 डाल दूँ, अगली बारी में मैं 100 डाल दूँ, तो ये वेरी कर रहा है, यानी ये चेंज हो रहा है। इट इज बेसिकली अ कंटेनर दैट होल्ड्स द वैल्यूज। तो इनपुट स्टूडेंट मार्क इज द वेरिएबल 20। अब इफ स्टूडेंट मार्क इज ग्रेटर देन 50, अगर स्टूडेंट मार्क यानी कि जो मैंने इनपुट किया है दैट इज 20, इफ 20 इज ग्रेटर देन 50, देन पास काउंट प्लस 1। अगर स्टूडेंट मार्क ग्रेटर देन 50 है, तो फिर इनपुट करें, तो फिर पास काउंट को प्लस 1 करें। लेकिन ये जो कंडीशन मैंने अभी 20 लिखा है, 20 इज नॉट ग्रेटर देन 50, कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब नेक्स्ट काउंटर पे चला जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा, पास काउंट को इंक्रीज इंक्रीमेंट नहीं करेगा, क्योंकि ये लेस देन 50 है 20। तो नेक्स्ट काउंटर नेक्स्ट पे गई, अब मेरे पास काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। पहले 1 थी, अब काउंटर की वैल्यू क्या है, 2। अब फिर से मैं इनपुट कराऊंगी, इनपुट कराया, मैंने क्या कराया, इनपुट मैंने करा दिया 62। तो क्या 62 ग्रेटर देन 50 है, जो इनपुट स्टूडेंट मार्क है। स्टूडेंट मार्क मैंने 62 लिखा, क्या 62 ग्रेटर देन 50 है, यस ग्रेटर देन 50 है, कंडीशन इज ट्रू। तो देन पास काउंट प्लस 1, तो 0 था पहले पास काउंट, अब पास काउंट प्लस 1 हुआ, 0 प्लस 1 इज 1, पास काउंट की वैल्यू क्या होगी, 1। अब नेक्स्ट काउंटर क्या हो जाएगा मेरे पास, 3। अब यहाँ पे 2 की जगह क्या आ जाएगा, 3। काउंटर की वैल्यू क्या है, अब 3 है। आउटपुट एंटर स्टूडेंट मार्क, अब वही आया मेरे पास स्टूडेंट मार्क। अब मैंने स्टूडेंट मार्क को एंटर कराया, मैंने अगर कहा स्टूडेंट मार्क इज 50, तो व्हाट डू यू थिंक, अब क्या होगा, पास काउंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। सो यस यू आर राइट, पास काउंट नहीं बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है ग्रेटर देन 50। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 होता तो पास काउंट बढ़ता, तब हमारी कंडीशन फुलफिल होती। लेकिन यहाँ पे है कि स्टूडेंट मार्क ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, बट 50 ग्रेटर देन 50 नहीं है, 50 इक्वल्स टू 50 है। तो 50 इज नॉट ग्रेटर देन 50,
तो पास काउंट प्लस 1 नहीं होगा और नेक्स्ट काउंटर होगा। नेक्स्ट काउंटर क्या आ गया मेरे पास 4। अब उसने देखा 1 to 3 तक था काउंटर, तो इसका मतलब है 4 कुछ भी नहीं है, तो वो बस यहाँ पे खत्म करेगा और पास काउंट की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1। मैं कहूँ अब मुझे बताओ 3 में से कितने बच्चे पास हुए, तो मुझे आउटपुट, आउटपुट की मैंने वो चला आउटपुट लिखा। सो आई राइट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who passed the test is, एंड यहाँ पे पहले मैंने क्लोज करना है इन्वर्टेड कोट्स को और फिर उसके बाद कम आएगा इस, और अब वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू है, दैट इज पास काउंट। पास काउंट इज अ वेरिएबल जिसके अंदर मेरे पास सब कुछ स्टोर हो रहा है। सो मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द टेस्ट इज पास काउंट, और पास काउंट की वैल्यू क्या है 1। तो मेरे पास जो आउटपुट वो देगा क्या देगा मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द टेस्ट इज 1। तो मेरे पास ये आउटपुट आएगा। उसके बाद अगर मैं कहूँ मुझे ये भी पता होना चाहिए कि कितने बच्चे पास हुए हैं कितने बच्चे फेल हुए हैं, सो व्हाट विल आई डू, उसके लिए भी हम थोड़ी सी अमेंडमेंट्स करेंगे इसी प्रोग्राम में और हमारे पास ये हो जाएगा। सो देर इज वन थिंग दैट आई हैव टू टेल यू, यहाँ पर जो अपोस्ट्रोफी है, डबल कोट्स हैं, वो पहले आती है एंड देन उसके बाद कॉमा आता है। ओके यहाँ पर देयर वाज अ मिस्टेक बट आई हैव करेक्टेड इट, रेक्टिफाइड इट। सो Here you go। अब मैं अगर कहूँ आपसे कि मुझे पास काउंट के साथ साथ फेल काउंट भी बताओ कि कितने बच्चे पास हुए कितने बच्चे फेल हुए, तो मैं एक और वेरिएबल यहाँ इंक्लूड करूंगी, दैट वुड बी फेल काउंट, और उसको मैं इनिशियलाइज करूंगी 0 से, उसकी वैल्यू भी मेरे पास 0 होगी। सो आउटपुट इंटर क्लास साइज इनपुट क्लास साइज पास काउंट होगा 0 फेल काउंट भी 0 फॉर काउंटर इज 1 to क्लास साइज, आउटपुट करना इंटर स्टूडेंट मार्क इनपुट स्टूडेंट मार्क। अगर स्टूडेंट मार्क ग्रेटर देन 50 है देन पास काउंट प्लस 1 करो, लेकिन अगर ग्रेटर देन 50 नहीं है तो मैं क्या करूंगी, एल्स फेल काउंट, एल्स फेल काउंट के अंदर डालो फेल काउंट प्लस 1। और मैं कह रही हूँ मुझे ये भी बताओ, ये यहाँ पर आएगा, first write it, let's write it over, else फेल काउंट हो गया फेल काउंट प्लस 1। नेक्स्ट काउंटर, यहाँ पे काउंटर काउंटर प्लस 1 नहीं आएगा बिकॉज फॉर लूप में हमें नहीं कराना होता है काउंटर को इंक्रीमेंट इस तरह, फॉर लूप में ऑटो काउंटिंग होती है। एंड देन मैं कह रही हूँ मुझे ये भी बताओ कि कितने बच्चे, मुझे आउटपुट भी करा के दो। सो क्या होगा यहाँ पे आउटपुट, आउटपुट इज द कीवर्ड, तो इस वजह से कैपिटल लेटर्स में द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who failed the test is, एंड देन मैं डबल कोट्स को पहले बंद करूंगी फिर मैंने कॉमा लगाया, और फेल काउंट इज द वेरिएबल, फेल काउंट इज द वेरिएबल जिसके अंदर ये वैल्यू है, तो जो भी फेल काउंट की वैल्यू होगी, जो भी नंबर होगा फेल काउंट में वो यहाँ पे आ जाएगा। और पास काउंट में आई राइट पी कैपिटल एंड सी कैपिटल बिकॉज पास काउंट इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, और जो भी वेरिएबल का नाम है एग्जैक्टली वो मैंने वहीं पे लिखा। अब हम इसको करते हैं, आउटपुट क्या है इंटर क्लास साइज इनपुट क्लास साइज। अब मैं इस दफा क्लास साइज को इनपुट कराती हूँ 7, तो इनपुट क्लास साइज यानी कि क्लास साइज के अंदर क्या वैल्यू चली गई 7, पास काउंट भी 0 है फेल काउंट को भी मैंने इनिशियलाइज कराया 0 से, फॉर काउंट 1 to क्लास साइज, 1 to क्लास साइज मतलब 7 है। आउटपुट एंटर स्टूडेंट मार्क, यानी मेरे पास आया स्क्रीन पे एंटर स्टूडेंट मार्क, तो मैंने इनपुट कराया स्टूडेंट मार्क। अब इनपुट किया मैंने स्टूडेंट मार्क दैट इज 20, यस। अब क्या है स्टूडेंट मार्क जो मैंने इनपुट करा है 20, इफ इट इज ग्रेटर देन 50, इफ 20 इज ग्रेटर देन 50 देन पास काउंट प्लस 1। तो हमारे पास इफ स्टूडेंट मार्क इज ग्रेटर देन 50, क्या स्टूडेंट मार्क ग्रेटर देन 50 है कि नहीं है, नो इट इज नॉट ग्रेटर देन 50, तो फेल काउंट प्लस 1 होगा। फेल काउंट में क्या आएगा, फेल काउंट प्लस 1, तो फेल काउंट की वैल्यू क्या थी 0 थी, 0 प्लस 1 में हमारे पास क्या आया 1, तो फेल काउंट की वैल्यू हमारे पास हो गई है 1। और फिर हमारे पास नेक्स्ट काउंटर हुआ, यहाँ पे आई फॉरगॉट टू ऐड वन थिंग दैट इज एंड इफ। इफ के बाद हमेशा एंड इफ होता है, जब भी इफ खत्म होता है तो हमारे पास एंड इफ होगा,
उसके बाद आता है, उसके बाद आएगा नेक्स्ट काउंटर। सो एंड इफ है, एंड देन फिर हमारे पास है नेक्स्ट काउंटर। सॉरी, मेरा मिस्टेक। एंड इफ आएगा, एंड उसके बाद आएगा नेक्स्ट काउंटर, ताकि फॉर लूप यहाँ पे खत्म हो जाए। सो नेक्स्ट काउंटर को मैंने यहाँ से हटा के यहाँ लिखा, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा एंड इफ लिख दिया था, तो इसके नीचे आएगा नेक्स्ट काउंटर। ओके, सो इफ स्टूडेंट मार्क इज ग्रेटर देन 50 देन पास काउंट प्लस 1, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, स्टूडेंट मार्क इज नॉट ग्रेटर देन 50, तो इस वजह से फेल काउंट की वैल्यू हो गई है हमारे पास 1। उसके बाद अब मेरे पास काउंटर की वैल्यू पहले 1 थी, अब काउंटर की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। नेक्स्ट काउंटर पे गया, फिर उसने इनपुट कराया स्टूडेंट मार्क, मैंने इनपुट किया अपना स्टूडेंट मार्क, एंड स्टूडेंट मार्क जो है वो फिर मैंने इनपुट कराया 39। इज 39 ग्रेटर देन 50? नो, 39 इज नॉट ग्रेटर देन 50। तो कह रहे हैं इफ 39 इज ग्रेटर देन 50 देन पास काउंट प्लस 1, एल्स फेल काउंट प्लस 1। तो फेल काउंट की वैल्यू पहले क्या थी, 1 थी, बिकॉज मैं पहले करा चुकी थी। फेल काउंट की वैल्यू पहले क्या थी, दैट वाज 1। अब 1 थी, अब 1 में 1 ऐड करेंगे तो मेरे पास फेल काउंट के अंदर क्या आएगा, 2। अब वो फिर से ऊपर जाएगा एंड इफ नेक्स्ट काउंटर, नेक्स्ट काउंटर है, पहले काउंटर की वैल्यू क्या थी, 2, अब काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 3। आउटपुट एंटर स्टूडेंट मार्क, इनपुट स्टूडेंट मार्क, फिर मैंने इनपुट कराया स्टूडेंट मार्क। अब मैं इनपुट करा रही हूँ 72। इफ स्टूडेंट मार्क इज ग्रेटर देन 50, यानी इफ 72 इनपुट कराया स्टूडेंट मार्क, वेरिएबल के अंदर गया, अब जो भी स्टूडेंट मार्क के अंदर वैल्यू है दैट इज 72, तो 72 अगर ग्रेटर देन 50 है तो पास काउंट प्लस 1 होगा, एल्स फेल काउंट प्लस 1 होगा। हाँ, 72 इज ग्रेटर देन 50, तो पहले पास काउंट की वैल्यू क्या थी, 0 थी, क्योंकि मैंने इनिशियलाइज कराया था विद 0, तो 0 प्लस 1 इज 1। सो पास काउंट के अंदर वैल्यू आ गई 1। एल्स नहीं चलेगा, बिकॉज इफ वाली कंडीशन ट्रू है तो हमने देन से कर लिया, जो भी देन के बाद था वो कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास देन आएगा। लेकिन अगर देन इफ वाली कंडीशन इज नॉट ट्रू तो हम एल्स पे जाएंगे। सो अब नेक्स्ट काउंटर पे हो जाएगा। अब काउंटर की वैल्यू क्या थी, पहले 3 थी, अब आ गई 4 हमारे पास, काउंटर की वैल्यू इज 4। सो फिर से कहेगा आउटपुट एंटर स्टूडेंट मार्क, इनपुट स्टूडेंट मार्क, अब मैंने स्टूडेंट मार्क को इनपुट कराया, फॉर एग्जाम्पल 55 कर लेते हैं, ये 51 इनपुट किया स्टूडेंट मार्क, यस 51 इज ग्रेटर देन 50, तो पास काउंट की वैल्यू क्या थी, पहले पास काउंट की वैल्यू वाज 1। सो अब पास काउंट की वैल्यू 1 प्लस 1 क्या हो गई, 2। सो पास काउंट की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। उसके बाद अब फिर एल्स नहीं होगा, बिकॉज देन वाली कंडीशन, इफ वाली कंडीशन ट्रू है तो हमने देन के बाद जो भी लिखा था वो कर दिया। एंड इफ नेक्स्ट काउंटर, अब काउंटर की वैल्यू हो गई 5, हम ऊपर गए, एंड देन उसने फिर से कहा आउटपुट एंटर स्टूडेंट मार्क, इनपुट स्टूडेंट मार्क, एंड इस दफा मैंने स्टूडेंट मार्क इनपुट कराया 50। व्हाट डू यू गाइस थिंक, 50 क्या ग्रेटर देन 50 है? नो, 50 इज नॉट ग्रेटर देन 50। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू डालती, मैं कहती अगर स्टूडेंट मार्क इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 50 देन पास काउंट प्लस 1 करो, तो फिर वो पास काउंट की वैल्यू 3 कर देता, इंक्रीज करता। बट यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि अगर 50 ग्रेटर, स्टूडेंट मार्क ग्रेटर देन 50 है तो पास काउंट की वैल्यू प्लस 1 करो। मैंने 50 का तो कहा ही नहीं है कि अगर 50 है तो फिर पास काउंट को 1 करो। तो 50 इज नॉट ग्रेटर देन 50, 50 हाँ इक्वल्स टू 50 है बट नॉट ग्रेटर देन 50 है, 50 इज नॉट ग्रेटर देन 50, तो देन वाले देन में जो भी लिखा है वो नहीं होगा, एल्स वाली कंडीशन होगी। अब हमारे पास फेल काउंट की वैल्यू क्या थी, 2, 2 ऑलरेडी थी, अब 2 प्लस 1 क्या हो गई हमारे पास 3, तो फेल काउंट की वैल्यू इज 3। फिर नेक्स्ट काउंटर पे गया, अब काउंटर की वैल्यू 5 थी, इस दफा हो जाएगी 6 हो जाएगी, एंड जब काउंटर की वैल्यू हमारे पास 6 होगी तो मुझे कहेगा आउटपुट एंटर स्टूडेंट मार्क, इनपुट स्टूडेंट मार्क, इस दफा मैंने इनपुट कराया है 85। तो अगर 85 ग्रेटर देन 50 है, येस इट इज ग्रेटर देन 50, तो पास काउंट में मेरे पास क्या था, ऑलरेडी 2 था, ऑलरेडी 2 स्टोर था ना, इस दफा अब क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 प्लस 1 इज 3, तो पास काउंट हमारे पास 3 हो गया। और एल्स वाला नहीं चलेगा, बिकॉज हमारे पास इफ वाली कंडीशन ट्रू है तो देन के बाद जो भी लिखा है हमने वो करना है। अब नेक्स्ट काउंटर, काउंटर की वैल्यू 6 थी, ऊपर गए, अब काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 7। मैंने क्लास साइज क्या इनपुट कराया था, 7 कराया था, तो 7 आ गए मेरे पास काउंटर की वैल्यू। तो अब जो सेवेंथ स्टूडेंट है उसके मैंने मार्क्स इनपुट करने हैं,
और अब मैं इनपुट कर रही हूँ 100। तो क्या 100 ग्रेटर देन 50 है? यस, 100 इज ग्रेटर देन 50। तो पास काउंट के अंदर मेरे पास पहले क्या वैल्यू स्टोर थी? दैट वाज 3। तो ऑलरेडी 3 थी, तो 3 + 1 इज 4। तो 3 + 1 4 है, और एल्स नहीं चलेगा बिकॉज इफ वाली कंडीशन ट्रू है, तो हमने देन के बाद जो भी लिखा था वो करा दिया। सो पास काउंट +1, और फिर नेक्स्ट काउंटर। अब 7 थी, 7 के बाद क्या आता है? 8। तो अब काउंटर की वैल्यू 8 हो गई। ऊपर गया, उसने कहा कि 8 नहीं, 1 से लेकर 7 तक था। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम को एंड कर दो। अब मुझे वो आउटपुट देगा बिकॉज 8 तो है ही नहीं ना, मैंने इनपुट कराया क्लास साइज 7, तो 7 टाइम्स चलेगा बस। सो आउटपुट कराएगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द टेस्ट। पास काउंट की वैल्यू क्या है मेरे पास? 4। तो मेरे पास आउटपुट आएगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड द टेस्ट इज। पास काउंट के अंदर क्या वैल्यू है? 4। और फेल काउंट की बताएगा क्या ना? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड द टेस्ट इज, और क्या है इसकी वैल्यू? दैट इज 3। तो मेरे पास ये आउटपुट आएगा। तो इस तरह मुझे काउंटिंग में पता चला कि कितने स्टूडेंट्स ने टेस्ट को पास किया है, कितने स्टूडेंट्स ने टेस्ट को फेल किया है। सो हमारे पास टोटलिंग और काउंटिंग हमने की। टोटलिंग में क्या था? हमने सम किया नंबर्स को, और काउंटिंग में हमने काउंट किया द नंबर ऑफ टाइम्स एन एक्शन इज परफॉर्म, या द नंबर ऑफ। अब इस केस में हमने क्या किया? द काउंटिंग, वी काउंटेड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु passed and failed the test। तो मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए। So आज हमने पढ़ा टोटलिंग एंड काउंटिंग। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टडिंग, ओके वी हैव काउंटिंग एज वेल, एक और भी हमारे पास। सो काउंटिंग इज ऑल्सो यूज्ड टू काउंट डाउन until a certain value is reached, यानी कि बैकवर्ड काउंटिंग भी होती है। फॉर एग्जाम्पल चेकिंग द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ स्टॉक मार्केट। एक स्टॉक सुपर मार्केट में है, एंड देन वी आर चेकिंग द नंबर ऑफ आइटम्स जो स्टॉक में है। अब नंबर इन स्टॉक -1, मतलब ऐसे हो रहा है कि कस्टमर ने अगर एक आइटम लिया, तो जो नंबर ऑन स्टॉक था उसको -1 कर दो, ताकि फिर हमारे पास अगर नंबर ऑन स्टॉक इज लेस देन 20, नंबर इन स्टॉक लेस देन 20 है, तो रीऑर्डर को कॉल करो। जैसे हमारे पास अक्सर नहीं होता है जहाँ पर लाइक फॉर इन सम प्लेसेस जहाँ पे हम डिजिटली सारी चीजें लेते हैं, तो नंबर इन स्टॉक, ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ तो नंबर इन स्टॉक इज नंबर इन स्टॉक -1, यानी कहते हैं ना सिर्फ एक जोड़ा रहता है। अगर मैं खादी से कपड़े खरीद रही हूँ, तो वो कहता है कि सिर्फ एक ड्रेस रहता है ऐसा, या फिर स्टॉक खत्म हो गया है। तो इस तरह से ये काउंटिंग वाला यूज होता है वहां पे। सो नंबर इन स्टॉक क्या है? नंबर इन स्टॉक -1। अगर कस्टमर है, नंबर इन स्टॉक 10 था, तो सॉरी 10 नहीं, अगर हम इसे 25 लिख देते हैं। सो नंबर इन स्टॉक अगर 25 था, लेकिन एक बंदे ने वो चीज खरीदी, वो ड्रेस खरीदा, तो क्या होगा? नंबर इन स्टॉक इज 25 - 1। अब 25 - 1 हमारे पास आता है 24। नंबर इन स्टॉक की वैल्यू होगी 24। क्या लेस देन 20 है 24? नहीं, इट इज नॉट लेस देन 20, तो रीऑर्डर नहीं करेगा। फिर उसके बाद किसी और ने भी खरीदा, किसी और ने भी खरीदा, फिर हमारे पास एक टाइम आया कि वैल्यू 20 हो गई। क्या 20 इज लेस देन 20? नहीं, 20 लेस देन 20 नहीं है, इसलिए रीऑर्डर नहीं कॉल करेगा। बट अगर 19 हो जाएगी नंबर इन स्टॉक की वैल्यू, तो इफ नंबर इन स्टॉक इज लेस देन 20, यस 19 इज लेस देन 20, तो वो रीऑर्डर को कॉल करेगा, ताकि फिर रीऑर्डर करे उस चीज को, और कस्टमर्स को मुश्किल ना हो उस चीज़ में कि वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो हर चीज़ अवेलेबल हो हमारे पास। तो इस तरह ये अक्सर सुपरमार्केट्स में हमारे पास यूज़ होता है। तो आज हमने टोटलिंग और काउंटिंग पढ़ा, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे फाइंडिंग मैक्सिमम, मिनिमम एंड एवरेज, और सर्चिंग यूजिंग लीनियर सर्च, sorting using bubble sort. So till the next video, take care of yourself and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.